वेलकम टू माय चैनल साइंस एनसीईआरटी। इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो होता है उसको मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। और जो जो इम्पोर्टेंट लाइन निकल कर आएगी उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो ये आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लिया था और अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 को। क्लास 6 का जो है उसका नाम है भोजन के घटक, यानी भोजन में कौन कौन से वो घटक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस पहले वाले पेज पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये इस टेबल पर हमको लग रहा है, यानी पंजाब और आंध्र प्रदेश में किस तरह के भोजन का इस्तेमाल होता है। तो पंजाब में मक्के की रोटी का इस्तेमाल होता है, राजमा का इस्तेमाल होता है, सब्जी के रूप में सरसों का साग काफ़ी फेमस है वहाँ का। और इसी तरह से दही और घी का भी इस्तेमाल वहाँ देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में चावल का इस्तेमाल होता है, अरहर की दाल और रसम जो चारू है उसका इस्तेमाल किया जाता है खाने के रूप में। इस तरह से सब्ज़ी में कुंदरू का इस्तेमाल किया जाता है और मट्ठा घी अचार का भी वहाँ इस्तेमाल होता है आंध्र प्रदेश में। अब चलिए चलते हैं हम सेकंड पेज की तरफ। तो सेकंड पेज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो कुछ खास इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं वो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जो ये मुख्य पोषक तत्व में आते हैं। इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होता है जो हमारे शरीर को वो काफ़ी ज़रूरत होती है। और आगे हम देखें तो आगे बताया गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो कैसे कैसे हम पता करेंगे कि कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, कौन से भोजन में प्रोटीन और वसा है। तो उसके लिए परीक्षण या एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जो अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सिंपल होता है। तो इन परीक्षणों को करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, आयोडीन की ज़रूरत होगी, कॉपर सल्फेट की ज़रूरत होगी और कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। और इन परीक्षणों को पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर ही करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। बताया गया है कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में जो पाए जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड और शर्करा के रूप में होता है। ये बताया गया है कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन में मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ जो बताया गया है वो आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन हम कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में बताया गया है। आयोडीन का जो तनु विलयन बनाने के लिए जल में जो है कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिलानी पड़ती है और उसके कारण क्या होता है, आयोडीन का विलयन तैयार हो जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, ये बताया गया है। और 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें कास्टिक सोडा का विलयन भी प्राप्त हो जाता है। तो ये था विलयन बनाने का तरीका। अब आगे बात करते हैं हम मंड के लिए एक्सपेरिमेंट, यानी मंड का पता करने के लिए, स्टार्च का पता करने के लिए किस तरह का एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है जिससे पता हमको लगता है कि किस भोजन में मंड है। तो परीक्षण के लिए सबसे पहले क्या करना है कि खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की छोटी सी मात्रा लेनी है, उसमें तनु आयोडीन विलयन का 2 या 3 बूंद जो है वो डालना है और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखना है। अगर ये नीला या काला रंग हो जाता है तो समझ जाना है कि मंड जो है उसमें उपस्थित है, या जो मंड है उसको वो दर्शाता है, नीला या काला रंग। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन निकल कर ये आता है कि मंड के लिए हमको जो है आयोडीन का विलयन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और नीला या काला रंग हो जाएगा तो समझ जाना है कि उस भोजन में मंड जो है वो उपस्थित है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में जो इम्पोर्टेंट लाइन निकल कर आ रहा है वो प्रोटीन के बारे में है। प्रोटीन के लिए कैसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन पहले बताया गया है। यदि वो ठोस है तो उसका पेस्ट और चूर बना लेना होगा पहले। उसके बाद खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ़ परखनली में बर्तन में डालना होगा और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाना होगा। इससे क्या होगा कि जो लिक्विड फॉर्म में जो सैंपल है वो तैयार हो जाएगा। और अब क्या करना है कि ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना होगा और
उसको फिर क्या करना होगा, अच्छी तरह से हिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि रंग जो है वो कैसा बनता है। तो बताया गया है कि बैंगनी रंग जो है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो अगर बैंगनी रंग हो जाता है उस विलयन का, तो वो हमें समझ जाना है कि प्रोटीन जो है उस सैंपल में मौजूद है। और आगे बात करते हैं वसा के लिए परीक्षण के बारे में बताया गया है। तो वसा के लिए सिंपल परीक्षण है, एक कागज़ लेना है, उसमें जो है वो कुछ चीज़ें रखनी हैं, और जब उसमें आप देखेंगे कि तेल वगैरह लग जाता है तो वो प्रमाण होता है कि उस भोजन में वसा जो है मौजूद है। तो उसी के बारे में नेक्स्ट पेज में बताया गया है। चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं तो वसा के लिए परीक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो कागज़ पर मैंने जैसे बताया कि कागज़ एक लेना है, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ को रखना है और उसको मसलना है। उसके बाद देखना है कि कागज़ पर तेल का धब्बा है या नहीं। अगर तेल का धब्बा रहता है तो उस समझ जाना है कि उस खाद्य सामग्री में वसा जो है वो मौजूद है। कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा होती है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, वो जो पानी रहता है वो तो जानते हैं कि हवा में उड़ जाता है, और सिर्फ तेल अगर बच जाता है तो वो समझना पड़ता है कि पानी जो है वो वाष्पित हो गया है, और जो पेपर पर लगा रहता है वो सिर्फ तेल का धब्बा ही रहता है, जिससे समझ में आता है कि उस खाद्य सामग्री में वसा मौजूद है। और आगे हम बात करें तो इन 3 पोषक तत्वों, जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अलावा भी कुछ पोषक तत्व रहते हैं, जैसे विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, इसकी भी मौजूदगी खाद्य पदार्थों में रहती है। और आगे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो इस में देखा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या रहता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को जो है ऊर्जा देने का काम करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलता है, लेकिन अगर बात करें हम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा दोनों में से अगर हम ग्रहण करते हैं तो वसा से हमें ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और आगे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या स्रोत हैं। तो जितने भी अनाज हो गए, फल हो गए, जैसे यहाँ बताया गया है, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का और गेहूँ, चावल, इन सब में कार्बोहाइड्रेट जो है वो मौजूद रहता है। वसा कौन कौन से चीज़ों में पाया जाता है। तो जो भी तेल वाले चीज़ हैं, वो तिल हो गया, गिरी हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, इन सब में वसा जो है वो मौजूद रहता है। और अगर ये जंतु वाले स्रोत देखें, ये तो था पौधे वाले स्रोत। अब जंतु वाले स्रोत में जो है मक्खन, दूध, क्रीम, अंडा, मांस, मछली, इन सब में ये जो है फैट्स यानी वसा मौजूद रहता है। तो इस पेज में ये इम्पोर्टेंट लाइन था, आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में ये बताया गया है प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो जितने भी दालें हैं जो हम लोग ग्रहण करते हैं, चना का दाल हो, मूंग का दाल हो, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, जितने भी दाल हैं उनमें प्रोटीन होता है। दूध एक ऐसा चीज़ है जिसमें ज़्यादातर पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मछली, मांस, अंडा, इन सब में भी प्रोटीन की मात्रा मौजूद रहती है। और प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए होती है। इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं प्रोटीन युक्त भोजन को। आगे बताया गया है विटामिन के बारे में। विटामिन जो है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है कई रोगों से। हमारे जो आँखें हैं, अस्थि है, दांत है और मसूड़ है, उसको स्वस्थ रखने में भी, हेल्दी रखने में भी विटामिन का अहम भूमिका होता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, कई प्रकार के विटामिन जो है वो होते हैं। विटामिन का एक ग्रुप होता है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये था विटामिन के बारे में। विटामिन ए क्या करता है। विटामिन ए हमारे त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी ये हमारी जो हड्डी है और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को मदद करता है। तो विटामिन का भी जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है। और विटामिन ए का जो स्रोत है, बी का स्रोत है, विटामिन सी और डी का जो स्रोत है वो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग ये देख लीजिएगा। विटामिन सी जो है जितने भी खट्टे फल और जो सब्जी होती है, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला, अमरूद, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी जो है वो दूध में, अंडा में, मछली
और मक्खन में पाया जाता है। इसी तरह विटामिन ए, विटामिन बी कौन कौन सी कच्ची सामग्री और फल में पाया जाता है वो दिखाया गया है। अब ये चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में जो इम्पोर्टेंट लाइन निकल कर आ रहा है वो आयोडीन, ये आयोडीन, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम का स्रोत कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है। तो कैल्शियम जो है वो अंडा और दूध में पाया जाता है। आयरन जो है वो साग में, फल में और सब्जी में पाया जाता है। फास्फोरस जो है वो दूध में, केला में, मिर्चा में और अनाज में पाया जाता है। आयोडीन जो है वो साग, मछली और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बनी हुई उसमें पाया जाता है। और आगे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यहाँ पर दिया गया है, अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जैसे चावल की बात करें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हमारे आहारी रेशे के बारे में है, जो हमारे शरीर के लिए ये भी काफ़ी मददगार होता है। जो फाइबर होते हैं और जल भी है वो भी मददगार होता है, जो वो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। आहारी रेशे क्या करते हैं, आहारी रेशे जो है वो रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, फाइबर के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे खाने में रुक्षांश जो है वो मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, यानी मिलती है पादप से ही। रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है, साबुत खाद्यान्न हो गया, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हो गई। रुक्षांश जो है हमारे शरीर का कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश जो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन था रुक्षांश और जल के बारे में। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये बताया गया है कि जल भोजन में उपस्थित पोषक को वो जो है अवशोषित करता है और हमारे शरीर की मदद करता है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो खराब पदार्थ होते हैं उसको मूत्र और पसीने के ज़रिए शरीर से बाहर निकालने का काम करता है जल। तो सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें कई वस्तुओं से प्राप्त हो जाती है, जल, दूध, चाय आदि। ये बताया गया है कि पानी जो है हमारे भोजन के रूप में भी हमें मिल जाती है और पानी जो सिर्फ पीते हैं उससे भी शरीर में मिलती है, यानी जल जो है वो प्रदान होता रहता है शरीर को कई तरीक़ों से। और आगे हम बात करें तो आगे संतुलित आहार के बारे में बताया गया है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। हमारे आहार में सभी तरह की चीज़ें जो है वो संतुलित तौर पर रहनी चाहिए और जल और रुक्षांश भी होना चाहिए हमारे आहार में। और इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है, जो यानी वैसा आहार है जिसमें हर तरह की चीज़ें मौजूद रहती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो उस वैसे आहार को संतुलित आहार कहा जाएगा। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो है यहाँ पर है, यानी जो छिलका उतार कर हम सब्जी और फल को धोते हैं तो कुछ विटामिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। सब्जी और फल के त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण जो है वो अलग हो सकते हैं। यानी ये इम्पोर्टेंट है कि छिलका उतार कर अगर सब्जी और फल को धोया जाता है तो कुछ विटामिन जो है वो ख़त्म हो जाता है, और बार बार धोने से भी दाल चावल को तो उसमें से भी विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन निकल कर आ रहा था। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज में कुछ खास इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, सिर्फ ये आपको वो देख लेना है। विटामिन सी जो है वो पकाने के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है गर्मी के कारण। और जो अभावजन्य रोग हैं, जो एक प्रॉपर पोषक की कमी से जो है कमी के कारण रोग उत्पन्न हो जाता है, उसको अभावजन्य रोग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ का, किसी पोषक तत्व का अभाव के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम अभावजन्य रोग कहते हैं, जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण जो है वो होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे का सूजन और बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी, पेचिश आदि। ये सब जो है भोजन में अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो ये रोग होने का जो है संभावना बढ़ जाता है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक गायब हो जाता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से
बाधा बन जाती है, यानी उसका जो वृद्धि है वो पूरी तरह से हो नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला-पतला हो जाएगा, वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चलने में भी असमर्थ होगा, यानी चल भी ठीक से नहीं पाएगा। तो सभी अभावजन रोगों को रोकथाम करने के लिए यही उपाय है कि संतुलित आहार लिया जाए और इस रोगों को ख़त्म किया जा सकता है संतुलित आहार लेकर। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में इस टेबल को आप लोग देख लीजिएगा। विटामिन ए के कारण कौन से रोग होते हैं, B1 के कारण कौन से रोग होते हैं, विटामिन सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसका लक्षण क्या है, ये आपको इस टेबल में बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर नंबर 2 का विश्लेषण था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की। आगे इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।